मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रभात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो का टाइटल बहुत ही महत्वपूर्ण है, डिमांडेड है। टाइटल का नाम है कि उप नक्षत्र आब्लिक सब लॉर्ड सब स्टार लॉर्ड के बारे में पूरी जानकारी कैसे। इजी वे टू लर्न अबाउट सब स्टार लॉर्ड। जी हाँ मित्रों, अब आते हैं बढ़ते हैं कि ये उप नक्षत्र का चर्चा बार बार आती है। इसकी महत्व और विशेषता कई बार हमने कई वीडियो में स्पष्ट किया है, और बिना उप नक्षत्रों के सही ज्ञान के सही फलादेश संभव नहीं है। फलित में इनकी बहुत ज़्यादा उपयोगिता है। ये भी बता दें कि उप नक्षत्रों का सूत्रपात या सूत्रधार या उप नक्षत्रों के जनक अगर गुरुवर के.एस. कृष्णमूर्ति जी को मानिए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि इसके पूर्व के.पी. ज्योतिष के पूर्व उप नक्षत्रों का नाम ही नहीं था। उस समय जब के नक्षत्रों का विभाजन हुआ था तो वह नवांश में 4 बराबर हिस्सों में करके नवांश कहा जाता था। एक नक्षत्र में 4 नवांश, 3 अंश 20 कला के, और एक राशि में 9 नवांश। लेकिन जो के.पी. सिस्टम में गुरुवर कृष्णमूर्ति जी ने जो विभाजन किया, वो एक नक्षत्र को 9 भागों में बांटा और 27 नक्षत्रों को 243 भागों में बांटा, और उसमें 6 भाग और बढ़ गए तो कुल संख्या 249 हुई, जिसके आधार पर होरारी संख्या बनी, और उसके द्वारा हम प्रश्न कुंडली देखते हैं। अब इनकी पहचान, जैसे नक्षत्रों की पहचान अश्विनी से लेकर के रेवती तक 27 नक्षत्र होते हैं, और अश्विनी मघा मूल केतु के नक्षत्र हैं। केतु से ही महादशा शुरू होती है। तो इसी तरह से भरणी, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, और कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, इस तरह से हर ग्रहों को 3 नक्षत्र मिले केतु से लेकर के बुध तक। इसको आप जानते होंगे। तो यहाँ हम नक्षत्रों का जो उप विभाग है उसको उप नक्षत्र कहते हैं, और इनकी पहचान ग्रहों से ही होगी कि केतु का उप नक्षत्र क्या है, शुक्र का उप नक्षत्र क्या है। इस तरह से इनका कोई अलग से नाम नहीं दिया गया, या होरारी संख्याओं द्वारा इनकी पहचान कर सकते हैं कि नंबर 1 की संख्या का उप नक्षत्र क्या है, नंबर 2 की संख्या का उप नक्षत्र क्या है। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर मेरे चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो नीचे का सब्सक्राइब बटन पुश करके वीडियो जो बेल आइकन आती है उसे पुश करके आल के बटन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन शीघ्र आप तक पहुंच जाए। वीडियो पसंद आवे तो लाइक ज़रूर करिए, मित्रों को शेयर करिए, और वीडियो के अंत में एक प्यारा कमेंट दीजिए। उसको मैं बहुत लाइक करता हूँ और आपको उसका उत्तर तुरंत देता हूँ। वीडियो को स्किप करके भगाइए मत, पूरी वीडियो देखिए, तभी उसका असली ज्ञान आपको प्राप्त हो सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ हमने बांटने का काम, ग्रहों का उप विभाग उप नक्षत्र, यहाँ हमने स्पष्ट दे दिया है कि जो विभाग ग्रहों का बना, एक ग्रह का, जैसे एक अश्विनी नक्षत्र है तो अश्विनी मघामूल एक केतु का नक्षत्र है, भरणी, पूर्व फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, ये शुक्र। इस तरह से 9 ग्रहों के 3 नक्षत्र हैं। इनकी जानकारी आपको होगी। महादशा की शुरुआत होती है अश्विनी से, केतु से। तो उन्होंने जो विभाजन का आधार बनाया वो महादशा वर्षों को बनाया। जो प्रचलित नवांश था वो समान भावों में हर नक्षत्र को बांटा गया, जबकि हमारे के.पी. में या गुरुवर के.एस. कृष्णमूर्ति द्वारा जो विभाजन किया गया उसका वैज्ञानिक आधार यही है कि जब ग्रहों के दशा वर्ष में अंतर है, सूर्य का 6 वर्ष, केतु का 7 वर्ष, शुक्र का 20 वर्ष, इस तरह से कुल मिला के 120 वर्षीय विंशोत्तरी दशा का मान है। लेकिन अगर ग्रहों के दशा वर्षों में अंतर है तो उपनक्षत्रों का विभाजन दशा वर्षों के आधार पर वैज्ञानिक है, विज्ञान सम्मत। तो उन्होंने इसको उस तरीके से बांटा। अब जो विभाजन है पहले उसको बताऊंगा,
और उसके बाद उसकी वैज्ञानिकता को आगे बता करके कैसे होराई संख्या का रूप लिया ये सब बताऊंगा। तो पहले हम सभी नक्षत्रों को तो बांट के दिखा नहीं सकते इतने कम समय में, लेकिन उसका नियम जो है ऐकिक नियम है। थोड़ी सी गणित अगर आपको जानकारी होगी तो उस ऐकिक नियम के आधार पर आप लगा सकते हो। जैसे केतु की दशा वर्ष 7 है, केतु से शुरू करते हैं और इसकी गणित आपको समझाते हैं। अब 120 वर्ष जो महादशा है, इसमें 120 वर्ष में केतु का 7 वर्ष होता है। तो चूंकि एक नक्षत्र का विभाजन को बांटना है तो एक नक्षत्र का मान 13 अंश 20 कला होता है, ये सभी जानते हैं आप। लेकिन 13 अंश 20 कला को कला में बदल देंगे, एक अंश में 60 कला होता है तो 800 कला होता है। तो वह हो जाएगा 120 वर्ष में केतु का मान 7 वर्ष, तो 800 कला में कितना, बस सीधी सी गणित है। अब ऐसा लिखेंगे ऐकिक नियम से, पहले हम लोग ऐकिक नियम पढ़े थे, आप लोग भी पढ़े हो। चूंकि 120 वर्ष में केतु का मान 7 वर्ष, तो 800 कला में कितना, तो कितना हो जाएगा 800 गुणे 7 बटे 120। और इसको जब सरल करेंगे हम तो यहाँ देखिए 800 गुणे 7 बटे 120, जब इसको सरल किया हमने तो 0 को 0 से काट दिया, बचा 80 बार है। 80 12 को काटने के लिए 4 पिया 12 और 4 पिसहियाँ 80 और 20 गुणे 7 बराबर 140 बटे 3। अब 140 बटे 3 जो हुआ, 140 में 3 का भाग दिया तो यहाँ देखो 46 आ गया कटने के बाद। कैसे आया, 140 में 3 का भाग दिया तो 3 चौके 12, यहाँ 2 बचा, फिर 0 उतारा तो 20 बचा, तो 3 छक 18 2 20। अब यहाँ 2 कला रह गई, अब 2 कला रह गई तो उसको विकला बनाएंगे और एक कला में 60 विकला होती है तो 60 का गुणा किया तो 120 हुआ। उस 120 में 3 का भाग फिर दिया तो आ गया 40, अर्थात 46 कला 40 विकला, ये केतु का मान होगा। इसी तरह से अन्य ग्रहों में 120 में शुक्र का 7 वर्ष 20 वर्ष, तो 800 कला में कितना निकाल सकते हो। 120 वर्ष में सूर्य का 6 वर्ष, तो 800 कला में कितना। इस तरह से आप निकालोगे तो केतु का जैसे 46 40 आया है, तो यहाँ हमने देखा देखिए लिख दिया केतु का 7 वर्ष है और इसका आया 0 0 अंश 46 कला 40 विकला, जो अभी यहाँ हल करके हमने बताया है। इसी तरह से आप हल करोगे, सरल करोगे तो शुक्र का 20 वर्ष है, जो आएगा 2 अंश 13 कला 20 विकला। सूर्य का 6 वर्ष है, जो आएगा 0 0 अंश 40 कला 0 0 विकला। और चंद्रमा का 10 वर्ष है, ये आएगा 1 अंश 6 कला 40 विकला। मंगल का 7 वर्ष है, केतु के बराबर है, इस नाते मंगल का आया 0 0 अंश 46 कला 40 विकला। राहु का 18 वर्ष है, ये आएगा 2 अंश 0 0 कला 0 विकला। बृहस्पति का 16 वर्ष है, यह आएगा 1 अंश 46 कला 40 विकला। शनि का 19 वर्ष है, जो आएगा 2 अंश 6 कला 40 विकला। और बुध का 17 वर्ष है, यह आएगा 1 अंश 53 कला 20। ये अलग अलग सबका मान हो गया, इतना इतना विस्तार हो गया, यही इनका मान है। और उस 13 अंश को जोड़ोगे तो 120 वर्ष, और इसको टोटल करोगे 13 अंश 20 कला, अर्थात यही मान हर नक्षत्र के 9 भागों का है। अब केतु से आप शुरू करोगे तो केतु में आप 46 40 में जोड़ोगे, केतु में शुक्र का निकालना होगा तो उसमें 2 13 20 जोड़ दोगे। फिर सूर्य का उपनक्षत्र निकालना होगा, उसमें 40 0 0 जोड़ दोगे। इस तरह से हर नक्षत्र में, हर ग्रह में आप जोड़ते चले जाओगे तो 9 विभाग तैयार हो जाएंगे और सबका विस्तार आप समझ जाओगे। अब मान लो केतु का हो गया, 46 40 से शुरू किया। अब शुक्र के नक्षत्र को भरणी को शुरू करोगे, पूर्वा फाल्गुनी को शुरू करोगे, पूर्वाषाढ़ा को शुरू करोगे, तो उसको उसमें जोड़ोगे 0 0 से लेके 2 अंश 13 कला 20 निकला। तो 2 13 20 तक शुक्र से शुरू होगा, फिर उसमें विभाजन होगा।
कैसे विभाजन होगा? शुक्र के बाद सूर्य का जोड़ेंगे, चंद्रमा का, मंगल का, अंत में हम केतु को लाएंगे। इसी तरह से सूर्य का हर ग्रहों को हम जोड़ते जाएंगे और हर नक्षत्रों विस्तार को हम जोड़ते जाएंगे और हर नक्षत्रों का उपनक्षत्र अपने आप क्लियर होता चला जाएगा और मान यही रहेगा, उसमें कोई अंतर नहीं। अब इन्हीं उपनक्षत्रों के आधार पर होरारी संख्याएं बनी। अब होरारी संख्याओं का रहस्य क्या है? क्योंकि 27 नक्षत्रों को 9 भागों में बांटा गया, तो 27 गुणे 9 बराबर कितना होता है? 243। हमने को लिखा हमने 243, और उसमें 6 और जोड़ा गया क्योंकि संख्या वो 249 है। 6 क्यों जोड़ा गया उसका भी रहस्य बताऊंगा। देखिए, जो होरारी संख्याएं हैं वो 249 इसलिए बनी कि जब उन नक्षत्रों को आप राशियों में सेट करोगे, 12 राशियों में, तो आप स्वयं देखो कि अश्विनी भरणी कृतिका मेष में ही देख लो। कृतिका नक्षत्र 3 अंश 20 कला मेष में है और बकिया 10 अंश जो है वृष में है। इसी तरह से कई राशियां ऐसी हैं जिसमें एक ही नक्षत्र 2 राशियों में पड़ जाता है, और इसमें जब उपनक्षत्रों को बैठाने लगे तो 6 उपनक्षत्र ऐसे आए जो अधिक आए। कैसे? जैसे देखो यहाँ है मेष और वृषभ का हवाला हमने दिया। मेष और वृषभ में अब उपनक्षत्रों का नाम ग्रह के नाम पर है, केतु शुक्र सूर्य के नाम पर, या होरारी संख्याओं के नाम पर कहोगे तो नंबर 1 का उपनक्षत्र क्या है, नंबर 2 संख्या का उपनक्षत्र, सब विस्तार आपको मिल जाएगा आपके सिस्टम में, आपके टेबल चार्ट। तो इनको प्रयोग करके बड़े आसानी से आप ज्योतिष की हर प्रवीणता हासिल कर सकते हैं। यहाँ देखिए, मेष और वृषभ में मेष का अंत और वृषभ का प्रारंभ 22 और 23 संख्या पर होता है। 22 संख्या के आगे देखोगे, ऊपर देखोगे तो उपनक्षत्र राहु का आएगा। 23 वृषभ का प्रारंभ है, तो इसमें भी राहु, अर्थात मेष और वृषभ में 22-23 संख्या के कोष्ठक का उपनक्षत्र राहु है। सिंह और कन्या, सिंह का लास्ट और कन्या का प्रारंभ, ये संख्या आएगी 105 और 106। इस कोष्ठक को आप देखोगे तो ये भी राहु का कोष्ठक 2 जगह आ जाएगा, सिंह में भी कन्या में भी। इसी तरह से मेष और वृषभ में आया। इसी तरह से धन और मकर में 188 189 संख्या के साथ आप देखोगे तो राहु का कोष्ठक धन में भी लास्ट में आया मकर के लिए। अर्थात यह राहु इन राशियों में 6 बार आ चुका है, जबकि राहु को 3 ही होना चाहिए, तो 3 संख्या बढ़ गई। इसी तरह से मिथुन और कर्क में 62-63 संख्या के आगे आप देखोगे तो उपनक्षत्र का कोष्ठक चंद्रमा का होगा, मिथुन के लास्ट में और कर्क के प्रारंभ में। और तुला और वृश्चिक में 145-46 संख्या के सामने आप देखोगे तो उसका उपनक्षत्र चंद्रमा का होगा, जो है तुला का अंतिम और वृश्चिक का प्रारंभ। इस तरह से कुंभ के अंतिम और मीन के प्रारंभ में 228 और 229 संख्या जो आती है उसका भी उपनक्षत्र चंद्रमा, अर्थात 3 ही उपनक्षत्र की जगह पर 6 हो जाएंगे, क्योंकि 3 अंतिम में और 3 दूसरे राशि के प्रारंभ। इस तरह से राहु और चंद्रमा 3-3 अंक बढ़ा के कुल 6 अंक बढ़ गया। और उसी नाते वैज्ञानिक सोच के धनी हमारे गुरुवर कृष्णमूर्ति जी ने 243 को 249 बना दिया और उसी आधार पर हमारी संख्या बनाया। ये गॉड गिफ्टेड है मित्रों। 249 संख्याओं के आधार पर कोई भी प्रश्न कुंडली आप तैयार करके उसका फलादेश करते हो 100% सटीक जाता है। इस नाते ये है उपनक्षत्रों का विभाजन और उसका रहस्य, इसकी महत्व और विशेषताएं हमने कई वीडियो में बताया है। उपनक्षत्रों के जन्म के नाते और उपनक्षत्रों को भी विभाजन करके हमने वीडियो दिया है उपनक्षत्र में, फिर कभी दूंगा। उपनक्षत्र तक जो विभाजन उन्होंने किया और जो 4 स्टेप थ्योरी बनी, इस सब के आधार पर फलादेश या फलित की सूक्ष्मता बड़ी धारदार हो गई, 100% एक्यूरेट और परफेक्ट और करेक्ट हो जाती है, नो डाउट। तो मित्रों, इसकी जानकारी आपको आवश्यक थी। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप इसको पूरी तरह से समझ गए हो। यहाँ आपके सामने ये चार्ट है, इसको नोट कर लीजिए, अपने पास सिस्टम रखिए,
ताकि वो प्रश्नों की जानकारी हो, होराई संख्याओं की जानकारी हो। अपने सिस्टम में प्रश्न कुंडली का प्रयोग करके वो प्रश्नों के माध्यम से फलादेश कैसे प्राप्त करोगे उसकी जानकारी हो। मेरा वीडियो देखिए, निश्चित रूप से आपको सटीक जानकारी हर जगह मिलेगी। तो बहुत विस्तार से हमने वीडियो समझाया है, इसमें थोड़ा समय दीजिए और पूरा समय वीडियो को देखिए। और कई मित्रों ने आग्रह किया था कमेंट में कि गुरुजी अपने सत्रों को फिर से समझाइए, तो आज पुनः समझा रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं। पुनः मिलूंगा 2 दिन बाद नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।